हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं द वाइट एलिफेंट, जो कि एक स्टोरी है। तो इस स्टोरी का वीक 1 का जो प्रोग्राम है उसका पार्ट 1 हम देखेंगे। तो इस पार्ट 1 में क्या देखेंगे, देखिए, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड और लेट अस रीड, इसका हम पार्ट 1 देखेंगे। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द वाइट एलिफेंट, तो ये देखिए एक स्टोरी है और इस स्टोरी को 3 वीक के अंदर डिवाइड किया गया है। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो इस स्टोरी को पढ़ने से पहले कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, तो पहले हम उन एक्टिविटीज को करते हैं। फर्स्ट है, स्टोरीज आर पास्ड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो जो स्टोरीज होती हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास्ड डाउन होती रहती हैं, यानी कि चलती रहती हैं। कैसे? जैसे पहले हमारे परदादा ने दादा को सुनाई, दादा ने हमारे पिताजी को सुनाई और पिताजी ने हमको, फिर आगे हम हमारे बच्चों को। तो इस तरह से जो स्टोरीज होती हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास डाउन होती रहती है। स्टोरी टेलिंग हैज बीन अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ्स। कहानियां कहना हमारे जीवन का एक हिस्सा है। तो ये जो स्टोरीज पास डाउन होती हैं जनरेशन टू जनरेशन, तो इससे क्या फायदा होता है? स्टोरीज आर पास डाउन थ्रू जनरेशंस, सर्विंग एज अ मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग कल्चरल नॉलेज, वैल्यूज एंड हिस्ट्री। जब स्टोरीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास्ड होती हैं तो उससे क्या फायदा होता है? इससे हमारे जो कल्चरल नॉलेज आती है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। वैल्यूज को एंड हिस्ट्री, और जो हमारी वैल्यूज हैं, हमारी जो अच्छी अच्छी जो हमारी टीचिंग्स हैं उनको, और हिस्ट्री को, हमारे इतिहास को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। दे आर ए पावरफुल वे टू एंटरटेन, एजुकेट एंड कनेक्ट पीपुल। और स्टोरी टेलिंग क्या है? ये एक पावरफुल तरीका है जिससे कि हम एंटरटेन हो सकते हैं, किसी को कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं और लोगों के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से कहानियां कहना हमारे जीवन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। डू यू लाइक टू लिसन टू स्टोरीज? क्या तुम्हें स्टोरीज को सुनना पसंद है? इफ यस, यदि आपका आंसर यस है तो आपको उसका रीजन बताना है वाई, यानी कि आपको स्टोरी सुनना क्यों पसंद है। इफ नो, और यदि आपका आंसर नो है, वाई नॉट, तो आपको उसका भी आंसर देना है कि आपको स्टोरीज लिसन करना, स्टोरीज सुनना क्यों पसंद नहीं है। तो अब देखिए, यदि आपका आंसर यस है तो यस, आई लाइक लिसनिंग टू स्टोरीज फॉर एंटरटेनमेंट, लर्निंग एंड इमोशनल कनेक्शन। तो मुझे कहानियां सुनना क्यों पसंद है? क्योंकि ये मुझे एंटरटेन करती हैं, इससे सीखने को मिलता है और इमोशनल कनेक्शन इसके साथ में बनता है। तो इसलिए मुझे कहानियां सुनना पसंद है। और यदि आंसर है नो, कि मुझे कहानियां सुनना पसंद नहीं है, तब क्या आंसर हो सकता है? क्या रीजन हम दे सकते हैं कि आई डोंट लाइक लिसनिंग टू स्टोरीज, मुझे कहानियां सुनना पसंद नहीं है। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं या और भी जो लोग हैं उनको पसंद नहीं भी हो सकता है। तो उसका क्या क्या रीजन हो सकता है कि दैट आर टू नेगेटिव। ये बहुत ज्यादा कोई कोई स्टोरी कभी कभी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी उसके अंदर दिखाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है। एंड ऑल्सो आई थिंक लिसनिंग ऑफ स्टोरीज इज वेस्ट ऑफ टाइम। और मेरे हिसाब से, मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ कि कहानियां सुनना क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम है। तो जिसको पसंद नहीं होती है वो इस तरह का सोच सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज वुड यू लाइक टू लिसन टू? किस तरह की स्टोरीज आपको सुनना पसंद है और किस तरह की स्टोरीज आप सुनना पसंद करोगे? तो आंसर है, आई लाइक टू लिसन मिस्टीरियस, हिस्टोरिकल, फनी टाइप एंड एंटरटेनिंग स्टोरीज। तो मुझे किस तरह की स्टोरी सुनना पसंद है? मिस्टीरियस हो, रहस्यमयी, हिस्टोरिकल हो जिसमें हमारी हिस्ट्री के बारे में बताया गया हो, फनी टाइप हो और जो एंटरटेन भी करती हो। इस तरह की स्टोरियां सुनना मुझे पसंद है। तो इसके अलावा बच्चों, अगर आपको कोई और तरीका भी की भी जो स्टोरीज हैं वो पसंद है तो उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हो।
नेक्स्ट है हु टेल्स यू स्टोरीज। तुम्हें कहानियां कौन सुनाता है? तो देखिए जनरली कहानियां कौन सुनाता है? घर में जो हमारे बड़े होते हैं वो हमें कहानियां सुनाते हैं, जैसे कि दादाजी, नानी जी, नाना जी, दादी जी या फिर हमारे पेरेंट्स। तो ये सब हमें कहानियां सुनाते हैं। और कब सुनाते हैं? ज्यादातर एट नाइट, रात को सोते समय कहानियां सुनाते हैं। डू यू लाइक टू नरेट स्टोरीज? क्या तुम्हें कहानियां कहना पसंद है? इफ यस, यदि आपका आंसर है यस, मुझे कहानियां कहना पसंद है, तो आपको उसका रीजन बताना है, वाई, क्यों। इफ नो, और यदि आपका आंसर है कि नो, नहीं मुझे कहानियां कहना पसंद नहीं है, तो उसमें भी आपको रीजन बताना है, वाई नॉट, क्यों नहीं। तो देखिए यदि आपका आंसर यस है, इफ यू से यस, तो इसके लिए आप क्या रीजन देंगे कि आई एंजॉय नरेटिंग स्टोरीज, मुझे कहानियां कहना पसंद है, बिकॉज, क्योंकि स्टोरी टेलिंग इज ए पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि कहानियां कहना क्या है, एक पावरफुल तरीका है किसका? कम्युनिकेशन का, लोगों के साथ में कम्युनिकेट होने का स्टोरी टेलिंग एक पावरफुल तरीका है। दैट एंगेजेस द ऑडियंस, जिससे कि जो ऑडियंस होता है, जो सुनने वाले होते हैं, वो एंगेज रहते हैं। और यदि आपका आंसर है कि नो, नहीं मुझे कहानियां कहना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसके लिए आप क्या रीजन दे सकते हैं? बिकॉज नरेटिंग स्टोरीज इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि कहानियां कहना मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। या फिर आपके पास में और कोई रीजन है तो वह भी आप यहां पर लिख सकते हैं। सेकंड है इन जातका एंड पंचतंत्रा टेल्स एनिमल्स ऑल्सो टॉक टू ह्यूमंस। जातक और पंचतंत्र की जो कथाएं हैं उनमें एनिमल्स जो होते हैं वो ह्यूमंस से बातचीत करते हैं। डू यू थिंक एनिमल्स हैव फीलिंग्स लाइक ह्यूमंस? तो क्या आप ये सोचते हैं कि एनिमल्स के पास में भी ह्यूमंस के जैसी फीलिंग्स होती हैं? तो आंसर है यस, आई थिंक एनिमल्स हैव फीलिंग्स लाइक ह्यूमंस। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि एनिमल्स के पास में भी या एनिमल्स भी ह्यूमंस के जैसी फीलिंग्स रखते हैं। दे आर सेंटिएंट बीइंग्स कैपेबल ऑफ एक्सपीरियंसिंग फीलिंग्स एंड सेंसेशन। तो वो फीलिंग्स को और सेंसेशंस को एक्सपीरियंस करने के कैपेबल होते हैं। टाइगर्स, पिग्स, डॉल्फिन्स, बर्ड्स एंड एलिफेंट्स, दे ऑल एक्सपीरियंस प्लेजर एंड पेन। तो जैसे यहाँ पे एनिमल्स के नाम बताए हैं कि टाइगर, पिग्स, डॉल्फिन, बर्ड्स एंड एलिफेंट्स, ये सभी क्या है? प्लेजर और पेन सबको एक्सपीरियंस करते हैं। हाउ डू दे शो लव एंड केयर? तो वो लव को और केयर को, यानी कि जो लव की और केयर की फीलिंग है उसको एनिमल्स किस तरह से शो करते हैं? भाई वो कह तो पाते नहीं है, तो फिर उनको जो उनकी ये लव और केयर की फीलिंग है वो किस तरह से शो करते हैं? तो आंसर है दे डिस्प्ले लव एंड केयर थ्रू वेरियस बिहेवियर्स। तो वे अपने लव और केयर को कई तरीका से, कई तरह के बिहेवियर से शो करते हैं, इंक्लूडिंग ग्रूमिंग, शेयरिंग फूड एंड प्रोवाइडिंग कंफर्ट। जिसमें क्या क्या शामिल होता है? ग्रूमिंग, शेयरिंग फूड एंड प्रोवाइडिंग कंफर्ट, ऑफन यूजिंग वोकलाइजेशंस, बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। इसके अलावा और वो किस तरह से शो करते हैं? कुछ जैसे कुत्ते होते हैं वो भौंक करके अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं, या फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज है वह थोड़ी चेंज हो जाती है, तो जो उनके मालिक होते हैं वो समझ जाते हैं कि उनके पास में जो पेट है या जो भी एनिमल उन्होंने रख रखा है वो क्या कहना चाहता है, वो क्या शो कर रहा है। एंड फेशियल एक्सप्रेशन, और उनके चेहरों के हाव भाव से भी पता चल जाता है कि उनका जो इमोशन है, उनकी जो फीलिंग्स है वो किस तरह की है, वो परेशान हो रहे हैं या वो लव शो कर रहे हैं। थर्ड है डिस्कस इन पेयर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। आपको पेयर में यानी कि ग्रुप के अंदर डिस्कशन करना है और दिए गए को कंप्लीट करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, व्हाट पेरेंट्स डू फॉर देयर चिल्ड्रन। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, आपको यहाँ पर ये लिखना है। तो देखिए इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, पेरेंट्स बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं। तो पेरेंट्स प्रोवाइड फंडामेंटल नीड्स लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड मेडिकल केयर along with education and moral guidance।
तो पेरेंट्स क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? देखिए, फंडामेंटल नीड्स, बिल्कुल जो बेसिक जरूरतें होती हैं, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड मेडिकल केयर। इसके अलावा इसके साथ साथ में और क्या प्रोवाइड करते हैं? एजुकेशन और मोरल गाइडेंस, यानी कि क्या सही है क्या गलत है, ये सब हमें कौन सिखाते हैं? हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं। तो फंडामेंटल नीड्स के अलावा हमें पेरेंट्स और क्या देते हैं? मोरल गाइडेंस भी देते हैं। दे ऑल्सो ऑफर लव, सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट, और इन सब के अलावा वो हमें प्यार करते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं और हमेशा हमें एनकरेजमेंट करते हैं। तो ये सब चीजें पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करते हैं। What children should do for their parents? तो देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा कि पेरेंट्स बच्चों के लिए क्या करते हैं। अब है कि चिल्ड्रन को पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? आंसर है कि चिल्ड्रन कैन ऑनर देयर पेरेंट्स। तो सबसे पहले तो चिल्ड्रंस को क्या करना चाहिए कि अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए, बाय शोइंग रेस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट। तो वो किस तरह से कर सकते हैं उनके रिस्पेक्ट? कि वो उन्हें रिस्पेक्ट करें, उनके ग्रेटिट्यूड करें और प्रैक्टिकल सपोर्ट, यानी कि जब भी उन्हें जरूरत हो, जिस भी तरह की पेरेंट्स को जरूरत हो, उनका सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें। द वाइट एलिफेंट, तो ये स्टोरी का नाम है। इसमें देखिए, ये वाइट कलर का एलिफेंट है, ये इसकी मदर है जो एजेड है और ब्लाइंड है, और ये इसके फॉलोअर्स एलिफेंट है, और ये सभी क्या है? एक ग्रुप में रहते हैं। तो इस स्टोरी में क्या बताया है कि किस तरह से ये वाइट एलिफेंट अपनी मदर की केयर करता है, उसके लिए पूरे दिन भर जो उसको जरूरत होती है वह उसे ला करके देता है, और किन किन तरह की प्रॉब्लम्स जो उसके सामने आती हैं उनका वो सामना करता है। तो ये इस स्टोरी में बताया है। इस स्टोरी के माध्यम से हमको क्या सिखाने की कोशिश की गई है कि हमें भी अपने पेरेंट्स की, जब वो परेशान हो जाते हैं या वो एजेड हों, किसी भी तरह की परेशानी में हो, तो हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये इस स्टोरी के माध्यम से हमें सिखाने की कोशिश की गई है। तो चलिए सबसे पहले स्टोरी को रीड करते हैं। ब्रिज प्रोग्राम फॉर ग्रेड 8। अब आपको बच्चों ये पता ही है कि ये ग्रेड 8 के लिए ब्रिज प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसमें ये सबसे पहले चैप्टर 1 की फर्स्ट स्टोरी है द वाइट एलिफेंट। तो इसे हम रीड करते हैं। अ मैग्निफिसेंट वाइट एलिफेंट लिव्ड नियर द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज। मैग्निफिसेंट, इसका क्या अर्थ होता है? एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा सुंदर। तो एक बहुत ज्यादा सुंदर व्हाइट कलर का एलिफेंट कहां पर रहता था? लिव्ड, रहता था कहां पर? फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज की फुट हिल्स में, हिमालयाज की तलहटी के पास में रहता था। ही वॉज द किंग ऑफ 80,000 एलिफेंट्स, और वह राजा था किन का? 80,000 एलिफेंट्स, 80,000 हाथियों का वह राजा था। कौन? सफेद कलर का हाथी। एंड रिंड सुप्रीम ओवर देम, रिंड का अर्थ होता है रूल्ड, शासन करना, और वह उनके ऊपर शासन करता था, उनका सुप्रीम था। हिज ओनली सोरो वॉज दैट ही हैड एन एजेड एंड ब्लाइंड मदर। सोरो यानी दुख, तो उसका केवल एक दुख था, या उसे केवल एक दुख था, वो क्या था? दैट, वह ये था, ही हैड एन एजेड एंड ब्लाइंड मदर, कि उसकी जो मदर थी वो कैसी थी? एजेड थी, बूढ़ी थी, और ब्लाइंड थी, अंधी थी। एवरी डे, हर रोज, ही रोम्ड डीप इन द फॉरेस्ट टू गैदर वाइल्ड फ्रूट्स। रोम्ड यानी मूव्ड अबाउट और ट्रेवल एमलेसली, बिना किसी उद्देश्य के ऐसे ही घूमना भटकना। तो हर रोज ही रोम्ड, वह घूमता था, डीप इन द फॉरेस्ट, जंगल में अंदर तक गहराई में जाकर के वह घूमता था। टू गैदर वाइल्ड फ्रूट्स, जो जंगली फ्रूट्स होते हैं उन्हें इकट्ठा करने के लिए वो जंगल में अंदर तक, गहराई तक घूमता था। एंड ही सेंट द मोस्ट डिलीशियस वंस टू हिज मदर विद हिज फॉलोअर्स,
एंड ही सेंट, और उन्हें भेज देता था, किसे? वाइल्ड फ्रूट्स को वह भेज देता था, द मोस्ट डिलीशियस वंस, उनमें से जो सबसे ज्यादा डिलीशियस होते थे उन्हें वह भेज देता था, किसको? टू हिज मदर, अपनी मदर के लिए, किसके साथ में? विद हिज फॉलोअर्स, जो उसके फॉलोअर्स थे, जो उसके साथी थे, उनके साथ में उन फ्रूट्स में से जो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट फ्रूट्स होता था उसे अपनी मदर के लिए भेज देता था। बट लेकिन दीज विक्ड एलिफेंट्स गेव नन ऑफ द फ्रूट्स टू द एलिफेंट्स मदर। विक्ड का होता है एविल और मोरली रॉन्ग, यानी कि जो दुष्ट होते हैं, विक्ड का अर्थ होता है दुष्ट होना। लेकिन ये जो दुष्ट एलिफेंट्स थे, गेव नन ऑफ द फ्रूट्स, इन फ्रूट्स में से कुछ भी नहीं देते थे, किसको? टू द एलिफेंट्स मदर, उस वाइट एलिफेंट की मदर को वो उन फ्रूट्स में से, जो वह डिलीशियस फ्रूट्स बेचता था, उनमें से एक भी फ्रूट्स उसको नहीं देते थे। एंड एट इट ऑल अप देमसेल्व्स, और खुद ही सारे के सारे खा जाते थे। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन द वाइट एलिफेंट रिटर्न होम, जब वाइट एलिफेंट वापस रिटर्न होकर के घर आता था, ही यूज्ड टू आस्क हिज मदर, यूज टू का मतलब होता है आदि होना, किसी चीज का हैबिचुअल होना, तो ही यूज्ड टू आस्क हिज मदर, तो वह अपनी माँ से पूछता था, इफ शी हैड ईटन वेल, कि क्या उसने अच्छी तरह से खा लिया है। एंड शी ऑलवेज रिप्लाइड, और वह हर बार क्या जवाब देती थी? दैट की शी हैड बीन गिवन नथिंग टू ईट, कि उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है, द होल डे, पूरे दिन भर, क्योंकि वो फ्रूट्स को तो वो खा गए जो विकेड एलिफेंट्स थे, तो वो क्या कहती थी, क्या जवाब देती थी? कि उसे पूरे दिन भर कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया गया है। फाइनली, अंत में, जब उसकी मदर डेली उससे ये कहती थी कि उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया है, तो अंत में वो क्या करता है? फाइनली द एलिफेंट डिसाइडेड टू लीव हिज सेल्फिश हर्ड। हर्ड का मतलब होता है ग्रुप। जब बहुत सारे एलिफेंट्स एक ही तरह के एक साथ में रहते हैं तो उसे कहते हैं ग्रुप या हर्ड। तो एलिफेंट डिसाइड करता है टू लीव हिज सेल्फिश हर्ड, कि वह अपना जो स्वार्थी ग्रुप है, हर्ड है, वो उसे छोड़ देगा, इस तरह का वो डिसाइड करता है। वन नाइट, एक रात को, व्हेन ऑल द अदर एलिफेंट्स वर asleep, जब जो सारे दूसरे एलिफेंट्स थे वो वर asleep, सो रहे थे, ही led his mother away to Mount Candorana, तो वह अपनी मदर को कहाँ ले गया? माउंट कैंडोराना में ले गया। ही फाउंड अ केव क्लोज बाय अ स्पार्कलिंग वाटरफॉल, तो वहां पर उसने क्या पाया? एक गुफा को पाया, जिसके पास में क्या था? एक स्पार्कलिंग वाटरफॉल था, एक चमकता हुआ पानी का झरना था। एंड अ लेक, और एक उसने झील को भी पाया, कवर्ड विद फ्लावरिंग पिंक लोटसेस, जो किससे ढकी हुई थी? पिंक कलर के कमल के फूलों से ढकी हुई थी। ही एंड हिज मदर लिव्ड देयर अलोन, वह और उसकी जो मदर थी वो वहां पर अकेले ही रहने लगे। वन डे, एक दिन, अ ट्रैवलर फ्रॉम वाराणसी, तो एक दिन क्या हुआ कि एक ट्रैवलर बनारस से आता है, जिसे आजकल क्या कहते हैं? वाराणसी। हु हैड कम टू दिस एरिया टू विजिट हिज रिलेशंस, तो वह इस एरिया से आता है या इस एरिया में आता है टू विजिट हिज रिलेशंस, अपने किसी रिलेटिव से मिलने के लिए वो इस रास्ते से आता है। तो देखिए ये कौन है? ये ट्रैवलर है, और ये व्हाइट कलर का एलिफेंट है, और ये लेक है जिसमें पिंक कलर के ये लोटस खिले हुए हैं। तो इस रास्ते से ये ट्रैवलर आता है। लॉस्ट हिज वे, अपने रास्ते को भूल जाता है या उसका रास्ता खो गया। एंड फाउंड हिमसेल्फ नियर द लेक, और अपने आप को कहाँ पाया उसने? झील के किनारे अपने आप को पाया। फ्राइटेंड बाय द स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर सराउंडिंग्स, फ्राइटेंड, डर गया, किससे? स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर सराउंडिंग्स। अनफेमिलियर यानी कि जो परिचित नहीं होती है, जो जानी पहचानी नहीं होती है। सराउंडिंग्स यानी कि
जो जगह है या जो चारों तरफ का वातावरण है उससे। वो कैसा था? अनफेमिलियर था, उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो इस तरह के स्ट्रेंज और अनफेमिलियर जो सराउंडिंग्स थी उससे वो क्या होता है? डर गया। He began to lament and cry aloud his bad luck. He began, उसने शुरू कर दिया क्या? lament. lament का मीन होता है a passionate expression of grief or sorrow. दुख के साथ में जो बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन होता है तो उसके साथ में उसने क्राई करना, जोर से रोना शुरू कर दिया। किसके लिए? his bad luck, अपने बुरे लक को लेकर के उसने रोना शुरू कर दिया। The elephant, हाथी, who was feeding in the lake, जो लेक में क्या कर रहा था? फीड कर रहा था, खाना खा रहा था। heard him, उसको उसने सुना, यानी कि उसकी जो चीख थी हुई आवाज थी उसे सुना। and came out of the water, और वह उस पानी में से बाहर आया। at the sight of the massive beast, मैसिव का क्या अर्थ है? देखिए मैसिव होता है लार्ज एंड हैवी, बहुत बड़ा और विशाल। तो एट द साइट ऑफ द मैसिव बीस्ट द ट्रेवलर फ्लेड इन फियर, उस बड़े से विशाल से बीस्ट यानी जानवर को साइट देख करके द ट्रेवलर, जो ट्रेवलर था वो फ्लेड इन फियर, वो डर के मारे, डर से भर गया। बट लेकिन द एलिफेंट वेंट आफ्टर हिम कॉलिंग आउट, लेकिन जो एलिफेंट था वेंट आफ्टर हिम, उसके पीछे गया, कॉलिंग आउट, उसको पुकारते हुए। वाई आर यू रनिंग अवे, तो वो क्या कहते हुए जाता है उसके पीछे पीछे कि तुम क्यों भाग रहे हो। एलिफेंट उसे क्या कहता है ट्रेवलर से कि भाई तुम क्यों भाग रहे हो। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। क्या कहता है उससे? डरो मत। आई एम नॉट गोइंग टू हार्म यू, मैं तुम्हें हार्म करना नहीं चाहता हूं या मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं जा रहा हूं। कम हेयर, यहां आओ, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, वाई आर यू वीपिंग, कि तुम क्यों रो रहे हो। तो देखिए अब ट्रेवलर क्या कहता है? आई हैव लॉस्ट माई वे ओ एलिफेंट, तो क्या कहता है? अरे एलिफेंट, मैं मेरा रास्ता खो गया हूं या मेरा रास्ता खो गया है। एंड फॉर द पास्ट 7 days, और पिछले 7 days से, 7 दिनों से, आई हैव बीन वॉन्डरिंग अराउंड इन दिस डेंस फॉरेस्ट। वॉन्डरिंग यानी इधर उधर घूमना। आई हैव बीन वॉन्डरिंग, मैं भटक रहा हूं, घूम रहा हूं, अराउंड इन दिस डेंस फॉरेस्ट, डेंस यानी घना, इस घने जंगल में मैं इधर उधर भटक रहा हूं। कब से? पिछले 7 दिनों से। स्टॉप क्राइंग, एलिफेंट क्या कहता है? स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो। आई लिव हेयर, मैं यहाँ रहता हूँ। एंड आई नो, और मैं जानता हूँ, द वे आउट ऑफ द फॉरेस्ट, तो इस जंगल से बाहर जाने का जो रास्ता है उसे मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, इसलिए तुम रोना बंद करो। द एलिफेंट लोअर्ड हिज ट्रंक एंड लिफ्टिंग द मैन ऑन टू हिज बैक, तो एलिफेंट क्या करता है? अपनी ट्रंक को, अपनी सूंड को लोअर्ड, नीचे कर देता है, एंड लिफ्टिंग द मैन, और आदमी को ऊपर उठाता है, ऑन टू हिज बैक, अपनी पीठ के ऊपर बिठा लेता है। टुक हिम आउट ऑफ द फॉरेस्ट, और उसे जंगल से बाहर ले गया, यानी कि उसे सूंड को अपनी को नीचे करके उसने आदमी को अपनी पीठ के ऊपर बिठा लिया और उसे जंगल से बाहर ले गया। द ट्रेवलर वेंट ऑन हिज वे टू बनारस, जो ट्रेवलर था वो बनारस में अपने रास्ते पर चला गया। ऑन हिज रिटर्न ही हर्ड दैट द किंग ब्रह्मदत्ता वॉज लुकिंग फॉर अ रॉयल एलिफेंट। ऑन हिज रिटर्न यानी कि जब वो वापस आ रहा था, ही हर्ड, उसने सुना, किसने? ट्रेवलर ने। दैट की, क्या सुना उसने? कि किंग ब्रह्मदत्त, जो राजा ब्रह्मदत्त है, वो वॉज लुकिंग फॉर ए रॉयल एलिफेंट, कि जो राजा ब्रह्मदत्त है वो एक रॉयल एलिफेंट की तलाश में है। यह बात उसने सुनी। अनाउंसर्स रोड अबाउट द सिटी प्रोक्लेमिंग, प्रोक्लेमिंग का मीनिंग होता है अनाउंस ऑफिशियली और पब्लिकली, यानी कि किसी भी चीज का अनाउंसमेंट जब ऑफिशियली होता है और लोगों को जब बताया जाता है
तो वो होता है प्रोक्लेमिंग। अनाउंसर्स रोड अबाउट द सिटी प्रोक्लेमिंग, तो जो अनाउंसर्स थे, जो घोषणा करने वाले थे, वो सिटी में ये घोषणा कर रहे थे पब्लिकली कि इफ एनीवन नोज ऑफ, यदि कोई भी व्यक्ति जानता है, और हैज सीन एन एलिफेंट फिट फॉर द किंग टू राइड, या फिर उसने देखा है एन एलिफेंट, एक इस तरह के हाथी को, फिट फॉर द किंग टू राइड, जो राजा की सवारी के लिए फिट हो। तो इस तरह का हाथी अगर किसी ने देखा है या उसके बारे में जानता है, तो इस तरह की घोषणा जो अनाउंसर्स थे वो कर रहे थे सिटी के अंदर। लेट हिम कम फॉरवर्ड विद द इंफॉर्मेशन, तो वो आगे आए किसके साथ में, अपनी इंफॉर्मेशन के साथ में, अपनी सूचना के साथ में वो आगे आए। द ट्रेवलर इन द होप ऑफ ए रिवार्ड, तो जो ट्रेवलर था उसे क्या आशा थी कि उसे रिवार्ड मिलेगा, तो रिवार्ड की आशा में उस ट्रेवलर ने इमीडिएटली वेंट टू द किंग, इमीडिएटली तुरंत से ही, यानी कि जैसे ही उसने ये घोषणा सुनी वैसे ही इमीडिएटली वेंट टू द किंग, वह राजा के पास गया। योर मैजेस्टी, मेरे मालिक, आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज, मैं हिमालयाज की जो फुटहिल्स है, तलहटी है, उससे मैं अभी अभी वापस आ रहा हूं। क्लोज बाय माउंट कैंडोराना, माउंट कैंडोराना के बिल्कुल पास में, आई सॉ, मैंने देखा है, अ स्प्लेंडेड व्हाइट एलिफेंट, स्प्लेंडेड का मतलब होता है वेरी इंप्रेसिव या चमकता हुआ, चमकदार, इस तरह की मैंने एक व्हाइट कलर के एलिफेंट को देखा है। कहां पर देखा, माउंट कैंडोराना के पास में। अ रेयर बीस्ट दैट विल बी फिट फॉर योर मैजेस्टी टू राइड ऑन ऑल, अ रेयर बीस्ट, एक दुर्लभ बीस्ट जानवर, दैट विल बी फिट फॉर योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी यानी कि मेरे मालिक, वो आपके लिए फिट होगा, टू राइड ऑन, आपके बैठने के लिए, आपकी सवारी के लिए वो फिट होगा। तो देखिए ये ट्रैवलर, ये किंग है, तो ये ट्रैवलर रिवॉर्ड की आशा में आता है कि जब वो किंग को व्हाइट एलिफेंट के बारे में बताएगा तो किंग उसको रिवॉर्ड देगा। तो ट्रैवलर राजा के महल में आता है और उसे व्हाइट एलिफेंट के बारे में बताता है कि वो बहुत ही स्प्लेंडेड व्हाइट कलर का एलिफेंट है जो आपकी राइड के लिए बहुत ही शानदार है। टू राइड ऑन ऑल ओकेजन्स, जो आपके हर तरह के ओकेजन्स के लिए, हर तरह के प्रोग्राम्स, फंक्शंस के लिए वो आपके लिए क्या है, सुटेबल है, फिट है। तो मैंने इस तरह के एक स्प्लेंडेड बीस्ट को देखा है। आई हैव मार्क्ड द वे केयरफुली, और मैंने उस रास्ते को बहुत केयरफुली, ध्यान पूर्वक मार्क कर दिया था। इफ द एलिफेंट ट्रेनर्स आर सेंट विद मी, एलिफेंट ट्रेनर्स जो हाथियों को ट्रेन करते हैं कि उन्हें किस कब बैठना है, कब उठना है, किस तरह से वो उनकी बातों को समझते हैं, तो वो क्या होते हैं किसी भी जानवर को ट्रेन करने के लिए। तो यहाँ पर जैसे एलिफेंट है तो एलिफेंट ट्रेनर्स, तो इफ द एलिफेंट ट्रेनर्स आर सेंट विद मी, यदि एलिफेंट ट्रेनर्स को मेरे साथ में भेज दिया जाए, आई एम श्योर, तो मुझे पूरा विश्वास है, दैट की वी विल बी एबल टू कैप्चर द एनिमल, कि हम एबल होंगे, हम समर्थ होंगे, टू कैप्चर द एनिमल, एनिमल को कैप्चर करने में, एनिमल को पकड़ने में। द किंग एग्रीड रीडली, तो जो राजा था वो एग्रीड हो गया, रीडली बहुत जल्दी से तैयार हो गया। एंड सेंट हिज एलिफेंट ट्रेनर्स एंड अ ट्रुप ऑफ सोल्जर्स विद द ट्रेवलर, और उसने एलिफेंट ट्रेनर्स को उसके साथ में भेज दिया। एंड अ ट्रुप ऑफ सोल्जर्स, और एक सैनिकों की उसने ट्रुप भेजी, टुकड़ी भी भेजी, विद द ट्रेवलर, ट्रेवलर के साथ में। तो ट्रेवलर के साथ में राजा ने क्या क्या भेजा, एक तो एलिफेंट ट्रेनर्स को भेजा और सोल्जर्स की ट्रुप को भेजा, सोल्जर्स की टुकड़ी को भी ट्रेवलर के साथ में भेजा। आफ्टर ए जर्नी ऑफ मैनी डेज, बहुत सारे दिनों की यात्रा के बाद में, जर्नी यानी यात्रा, तो बहुत सारे दिनों की यात्रा के बाद में, थ्रू पैडी फील्ड्स एंड फर्टाइल वैलीज, तो वो देखिए जब यात्रा कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या क्या आता है, पैडी फील्ड्स, तो वो पैडी फील्ड्स से होकर के जाते हैं, यानी कि धान के खेत,
एंड फर्टाइल वैलीज, और बहुत उपजाऊ जो घाटियां थी उनमें से होकर के वो गए। दे अराइव्ड एट द लेक नियर माउंट कैंडोराना, और वो कहाँ पहुंच जाते हैं, माउंट कैंडोराना जो लेक थी उसके पास में वो पहुंच गए। क्रीपिंग डाउन टू द वाटर्स एज, और जो पानी का किनारा था यानी कि जो लेक थी उसमें जो पानी था उसके किनारे के नीचे उतरते हुए दे सॉ, उन्होंने क्या देखा, द वाइट एलिफेंट कलेक्टिंग टेंडर लोटस शूट्स फॉर हिज ब्लाइंड मदर टू ईट, कि जो व्हाइट एलिफेंट था वो कलेक्ट कर रहा था, इकट्ठे कर रहा था किसको, टेंडर लोटस शूट्स, जो बिल्कुल कोमल कमल के शूट्स थे, तने थे, उनको इकट्ठा कर रहा था। किसके लिए इकट्ठा कर रहा था, फॉर हिज ब्लाइंड मदर, अपनी अंधी माँ के लिए, टू ईट, उसको खाने के लिए। तो जो उसकी ब्लाइंड मदर थी उसको खाने के लिए वो टेंडर बिल्कुल कोमल लोटस के शूट्स को इकट्ठा कर रहा था। द एलिफेंट सेंटेड द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमंस एंड लुकिंग अप सॉ द ट्रेवलर हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री। द एलिफेंट सेंटेड द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमंस, एलिफेंट ने सेंटेड यानी कि उसको खुशबू आ गई थी, द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमंस, कि कोई ह्यूमन यहाँ पर उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो उसे इस तरह की एक ह्यूमन की खुशबू आ गई थी। एंड लुकिंग अप सॉ, उसने ऊपर देखा, किसको, द ट्रैवलर हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री, उस ट्रैवलर को एक पेड़ के पीछे छुपे हुए। ही थॉट, उसने सोचा, तो वह क्या सोचा कि इट इज दिस ग्रेटफुल पर्सन, यह एक अनग्रेटफुल पर्सन है, जो कि हु हैज लेड द किंग्स मैन हियर, जो कि राजा के आदमियों को यहाँ लेकर के आया है। हाउएवर, फिर भी कोई बात नहीं है, लेके आया है। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूं। आई कैन स्कैटर 1000 एलिफेंट, स्कैटर यानी होता है बिखेर देना या भगा देना, तो आई कैन स्कैटर, मैं भगा सकता हूँ 1000 एलिफेंट्स, यानी कि हजारों एलिफेंट्स को मैं स्कैटर कर सकता हूँ, भगा सकता हूँ। डाउटलेस, बिना किसी डाउट के। आई विल बी एबल टू रोट दिस फनी मैन, तो रूट का अर्थ होता है अग्रेसिव डिफीट, यानी कि बहुत करारी हार, और पनी का मतलब होता है स्मॉल एंड वीक, बहुत कमजोर और छोटा। तो आई विल बी एबल, मैं समर्थ हूं, टू रूट दिस पनी मैन, इस बहुत जो स्मॉल और ये जो वीक है, बहुत कमजोर इंसान को मैं करारी हार देने में मैं एबल हूं, मैं समर्थ हूं। बट लेकिन इन डूइंग सो, इस तरह का करने में, आई मे वुंड और किल सेवरल, लेकिन इस तरह का करने में यानी कि इसको बहुत करारी हार देने में क्या होगा, आई मे वुंड और किल सेवरल, यानी कि मुझे खुद को भी वुंड हो सकता है, घाव लग सकते हैं, और जो दूसरे हैं वो बहुत सारे मारे जाएंगे अगर मैं ऐसा करता हूं तो। आई डू नॉट वॉन्ट टू हार्म देम, और मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। लेट देम टेक मी टू द किंग, लेट देम टेक मी, उन्हें मुझे ले जाने दो, टू द किंग, राजा के पास में। एंड और आई शैल देन आस्क टू बी सेट फ्री, और तब मैं उनसे कहूंगा टू बी सेट फ्री, कि मुझे छोड़ दिया जाए, यानी कि पहले मुझे इनको राजा के पास में ले जाने दो, और उसके बाद में मैं उनसे कहूंगा कि मुझे फ्री कर दिया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए। When the elephant trainers went down to the lake, जब एलिफेंट ट्रेनर्स जो थे वो went down to the lake, लेक में नीचे उतरे, the elephant allowed himself to be led away by his long silvery trunk, तो एलिफेंट ने अलाउ कर दिया हिमसेल्फ, अपने आप को, टू बी लेड अवे, बाहर निकलने के लिए, बाय हिज लॉन्ग सिल्वरी ट्रंक, अपनी जो चमकदार ट्रंक थी उसके द्वारा जब वो उसको बाहर निकाल रहे थे तो एलिफेंट ने अपने आप को अलाउ कर दिया कि हाँ अब मेरे को इनके साथ में जाना है, किसी भी तरह का विरोध नहीं करना है। तो एलिफेंट ने अपने आप को अलाउ कर दिया अपनी सिल्वरी ट्रंक से उसे बाहर निकालने के लिए, कि वो एलिफेंट ट्रेनर उसे आराम से लेक में से बाहर निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द वाइट एलिफेंट। इसके वीक 1 का जो प्रोग्राम है उसका पार्ट 2 में क्या देखेंगे, लेट अस डिस्कस।
यानी कि पार्ट 1 का जो लेटेस्ट डिस्कस है उसे हम देखेंगे। लेटेस्ट रीड को हम पहले वीडियो में देख चुके हैं और लेटेस्ट रीड का पार्ट 2 हम देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।